हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। तो आ चुके हैं हम ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के पार्ट 2 में। तो और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 साइंस का, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को हम मस्ती में गाते और सुनते हुए कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो पहले तो बताना इस टॉपिक को स्टार्ट करना बाद में। पहले ये बताओ, जो पिछली वाली वीडियो थी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, किसने देखी है या नहीं देखी है। अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। और क्लास के आज कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि कितने भी घंटे की वीडियो आप उसको 2x पे, अगर उससे भी ज़्यादा 2.5 3x पे भी समझ आता है तो विडमेट डाउनलोड करो। उस पर इस यूट्यूब पे शेयर का लिंक आएगा, उसको विडमेट पे शेयर करना। तो उस पर जाकर 2.5 से 3x पे देख सकते हो, और उससे भी ज़्यादा चाहिए तो प्लेट पे देखना डाउनलोड करके, पर पूरी देखना ज़रूर। पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल है, जो भी डाउट हो गया आपको आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। तीसरा रूल, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एक टेस्ट पेपर मिला करेगा, जो आपको हर वीडियो के बाद करना है। और इस पूरी वीडियोस में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसे करके कमेंट्स में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भेजना, लिख के जाना। और जो पीडीएफ वाले क्वेश्चंस हैं उसको एडिट करके, हम मार्क टूल का यूज़ करके तुम उसमें आंसर्स लिख के जो हमारे चैनल की ऑफिशियल जीमेल है उस पर भेज देना। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में जीमेल की लिंक भी दे दूँगा, जीमेल भी लिख दूँगा, तो ध्यान से भेज देना। तो शुरू करते हैं। What is chemical reaction? A chemical reaction is a process in which one or more substances called reactants and are converted into one or more different substances called products. During this process, the arrangement of atoms in the molecule changes, leading to the formation of new products with different properties from the reactants. इसको पढ़ के तो मैं सही में कुछ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये किताबी लैंग्वेज किसी को जल्दी समझ नहीं आती। ये बताओ, तुमने जैसे तुम्हारी मम्मी ने दूध उबाला और उन्होंने बोला है कि फ्रिज में रख देना, मैं आ रही हूँ, या मैंने तुम्हें बोला है रख देना, मैं कुछ काम कर रही हूँ, और तुमने नहीं रखा। उसके बाद क्या होता है? दूध फट जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तुम्हारी मम्मी दही जमाने रखती हैं, सुबह तक दही जम जाता है। और ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल, जैसे अगर आप लोहे पे ज़्यादा हमेशा थोड़े दिन तक पानी डलता रहेगा तो उस पर कोरोजन, रस्ट आने लगता है, लाल लाल रेडिश ब्राउन। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे केमिकल रिएक्शन हैं। और केमिकल रिएक्शन ना ही सिर्फ किताबी लैंग्वेज में पढ़ना, उसको रियल लाइफ से अटैच करके ज़रूर देखना कि हमारे आसपास भी केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री रियल लाइफ के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगी। ये किताबी लैंग्वेज कोई बच्चा समझ नहीं पाता। यहाँ तक कि टॉपर्स भी जब पढ़ते हैं तो वो जब तक रियल लाइफ एग्जांपल से को रिलेट नहीं करते, जब तक उन्हें भी समझ नहीं आता ना, किसी को सही में समझ नहीं आता, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन किताबी लैंग्वेज के हिसाब से इज़ अ प्रोसेस in which one or more substances are converted into new substance with different physical and chemical properties. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक से ज़्यादा या एक सब्सटेंस एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है जो पहले वाले से काफ़ी अलग होता है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। समझ आया? ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है, अब अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं, है ना। अब तुम जैसे, यार एग्जाम्पल याद नहीं आते ना तो गुस्सा आती है। जैसे जब तुम स्कूटी स्टार्ट कर रहे हो, आवाज़ आई, एक्सीलेटर में रेस दी, तो तुम तुम्हारे दिमाग में कुछ बातें आती है ना कि जब ये होगा, जब चाबी लगेगी,
जब एक्सीलेटर से रेस देंगे जब ऑन होगा ना। ये तो नहीं है कि बिना चाबी लगाए बिना रेस दिए तुम चला लोगे स्कूटी। तो ऐसे ही जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा भैया। तो इसी के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए, ये अगर वो मतलब जैसे कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा, अगर वो हो रहे हैं तो इसका मतलब है, उनमें से एक भी हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उधर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहली बात, सबसे पहले ना जब भी केमिकल रिएक्शन होगा चेंज इन स्टेट होगा। मतलब पहली चीज़ होगी स्टेट में, जो मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका किसी और स्टेट में, जैसे सॉलिड, लिक्विड, एक्वेशियस, अगर गैसियस है इन तीनों में या गैसियस में भी रह सकती है। पर ज़्यादातर जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं मैक्सिमम टाइम्स केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट में चेंज आता है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, जब हमारा पानी बनता है। अब ये बताओ पानी लिक्विड होता है या गैसियस होता है? गैसियस होता है। और इनको पानी बनता कैसे है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, जो दोनों गैसेज हैं। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में स्टेट का चेंज आएगा तो उसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुआ। अब दूसरी चीज़, चेंज इन कलर, ये कभी कभार होता है जब भी जैसे रेक्टेंट है ब्लू कलर का और केमिकल रिएक्शन जैसे ही हुआ वो उसका कलर फेड हो गया और वाइट भी हो गया, थोड़ा वाइट कलर फेड होते ब्लू कलर फेड होते होते वाइट में बदलता रह जाए उसका सोल्यूशन। तो ऐसा जब होता है जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, एज आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, जैसे कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आयरन, तो वो उसे डिस्प्लेस करके हटा देता है, जिससे कॉपर सल्फेट का कलर रिएक्शन से पहले जो ब्लू होता है वो फेड होके वाइटिश में बदलने लगता है, वाइट कलर में बदलने लगता है धीरे धीरे। अब तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर अगर होगा किसी केमिकल रिएक्शन के मतलब किसी प्रोसेस के दौरान तो उसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुई है। जब भी तुमने देखा जब तुम आग जलाते हो या कंबशन ऑफ फ्यूल्स दैट रिलीज, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है, जैसे जो तुम चूना जो दीवारों पे लगता है, जब उसमें पानी मिलाओगे ना तो तुम्हें हीट सी महसूस होगी। जब उसमें जैसे हाथ या कंटेनर में डालोगे ना या हाथ उसमें डालोगे ना तो हीट महसूस होगी, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो टेम्परेचर में चेंज होता है। ऐसे जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तो भी टेम्परेचर में चेंज आता है। अब हमारा अगला है चौथी चीज़, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शन के दौरान एवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैस। गैस बनती नहीं है, ये ध्यान रखना, गैस बनती नहीं है, रिएक्शन के दौरान मतलब सेपरेट हो जाती है। जैसे जिंक और HCl के बीच में अगर जब जिंक और HCl के बीच में रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ये एक चेंज इन टेम्परेचर का भी वो है, चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जाम्पल है। और सबसे आखिरी और पांचवा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब तुम बोलोगे पहले भैया प्रेसिपिटेट बताओ ना, प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कुछ रिएक्शंस में बनता है जब आयंस का एक्सचेंज होता है, समझे? इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब जो सॉल्युबल नहीं है, जो पानी में घुल नहीं सकता, और ज़्यादातर ये वाइट होता है, ऑलमोस्ट वाइट ही कलर होता है, ठीक है। और
एग्जाम्पल है इसका, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट नाम का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो इनसॉल्युबल होता है पानी में। तो हमने 5 चीज़ें पढ़ी कि केमिकल रिएक्शन अगर तो इन 5 में से 2 से 3 एक भी हो सकता है, अगर एक भी हुआ तो भी केमिकल रिएक्शन होगा। कौन कौन सी पढ़ी? चेंज इन स्टेट, एग्जाम्पल जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। जब दोनों गैस मिल रही हैं तो लिक्विड बना रही हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल क्या था? व्हेन आयरन रिएक्ट्स, जब आयरन ने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया था, आयरन ने कॉपर को लात मार के भगा दिया था। चेंज इन टेम्परेचर पड़ा, जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, या जब कैल्शियम, हाँ, और अगर तुम्हें घर पे देखना है ना, कैल्शियम जैसे चूना तो नॉर्मली मिल जाता है पर कभी कभार नहीं होता है, तो तुम्हें ना घर में सर्फ पड़ा होगा ना, सर्फ को हल्का सा हाथ में लेना और अगर उसके ऊपर से पानी डालोगे ना तुम्हें हीट महसूस होगी। वो भी एक चेंज इन टेम्परेचर का वो है एग्जाम्पल। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिंक क्लोराइड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? एन इनसॉल्युबल सॉलिड, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में इनसॉल्युबल है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाइट होता है, समझे? अब बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड पता है तुम्हें क्या होता है? जो हमारे घर में नमक आता है ना, सोडियम क्लोराइड ही होता है वो, और इसमें भी सोडियम क्लोराइड बना है और बेरियम सल्फेट बना है। बेरियम सल्फेट एक वाइट प्रेसिपिटेट था इस दौरान, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। अगला है वाई डू केमिकल रिएक्शन अकर। अब तुमने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा हर एटम एक स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, चाहिए उसे। तो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान बॉन्ड्स बिटवीन एटम, जो बॉन्ड्स रेक्टेंट्स के बीच में बंधे होते हैं ना, वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड जो बनते हैं जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो एटम होते हैं लोअर एनर्जी के तरफ, मीन्स जब केमिकल रिएक्शन, जैसे एटम टूटे पहले वाले के रेक्टेंट्स के, सॉरी जो बॉन्ड्स है एटम्स के बीच में वो टूटे, अब वो लोअर एनर्जी और ग्रेटर स्टेबिलिटी, मतलब जिस एटम के पर्टिकुलर एटम के पास उनको स्टेबिलिटी मिलती जाएगी ना, स्टेबिलिटी मिलेगी, उस एटम की तरफ वो जाएंगे, जुड़ेंगे और नया प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वाले में समझा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम और सल्फेट की ऐसी जोड़ी बनी जब बेरियम क्लोराइड टूटा और सोडियम सल्फेट टूटा, जब उन दोनों के बीच के बॉन्ड्स, एटम्स के बीच के बॉन्ड्स टूटे तो बेरियम और सल्फेट की जोड़ी बनी, क्योंकि स्टेबिलिटी बन गई। सोडियम और क्लोराइड के बीच में स्टेबिलिटी बन गई क्योंकि सोडियम के पास +1 है, क्लोरीन के पास भी +1 है। जब सोडियम को एक देना है और क्लोराइड को एक लेना है, क्लोरीन को एक चाहिए, सोडियम को एक देना है, तो उन दोनों के बीच में बन गई। बेरियम को देना है, सल्फेट को चाहिए, तो उन दोनों के बीच में बन गई। तो उस पूरे केमिकल रिएक्शन का क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या आए थे? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो केमिकल रिएक्शन क्यों होती है तुम्हें समझ आया? या एटम्स को स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है उस केमिकल रिएक्शन के दौरान, इसीलिए नए प्रोडक्ट बनते हैं और पुराने प्रोडक्ट टूटते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नए प्रोडक्ट बनते हैं, पर रीअरेंजमेंट, मतलब जो एटम होते हैं इधर उधर, मतलब अपनी जगह चेंज करते हैं, ना कि नए एटम फॉर्मेशन ऑफ न्यू एटम्स होते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन, अब अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें लिखना आना चाहिए। तो इसके दो वेज हो सकते हैं। वी यूज़ केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशंस का रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें रेक्टेंट्स तुम्हें समझ नहीं आएंगे, मैं रेक्टेंट समझा रहा हूँ तुम्हें पहले।
मिनट, हाँ, रेक्टेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो आपस में रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट जो नए सब्सटेंस बनते हैं, जो नए सब्सटेंस बनेंगे, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट बनता है और एक मिनट, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब इसमें जो Zn और H2SO4 है, एक मिनट में मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखो, इसमें जो Zn H2SO4 है वो रेक्टेंट्स हैं। यार एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है। और इसके साइड में एक मिनट भाई, थोड़ा सुनो, प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है ये? हाँ, जो मैंने रेड से मार्क किया ZnSO4 और H हाइड्रोजन गैस, ये इस इक्वेशन के प्रोडक्ट हैं। और ये जो Zn और H2SO4 है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब रेक्टेंट्स हैं। तो अब तुम्हें समझ आ गया रेक्टेंट्स क्या होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए हम केमिकल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, और केमिकल इक्वेशन एक एक्सप्रेशन होता है, एक लाइन, एक वे जिससे हम केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम लेफ्ट साइड पे सारे रेक्टेंट्स लिखते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो पूरी इक्वेशन में, पूरे केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट को हम राइट साइड रखते हैं जो न्यू सब्सटेंस बनता है। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो एक बीच में एरो प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में, जो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन दिखाता है। जो एक मिनट मेरे को मार्क करता हूँ ना, इसमें देखो, ये रिएक्टेंट्स इस इक्वेशन में, ठीक है, ये रे प्रोडक्ट्स, और ये जो तुम्हें बीच में दिख रहा है ना, ये एरो, ये इस साइड दिखा रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस साइड, जो इस साइड है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हुए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और बीच में एक प्लस साइन इंडिकेट करता है कि जब ये दोनों मिले, कोई भी दो पर्टिकुलर रिएक्टेंट मिले, तब ये रिएक्शन बना। तो तुम्हें समझ आ गया होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब है फिजिकल स्टेट इन अ केमिकल। पहले ये ज़रूरी है, दो तरह की केमिकल इक्वेशंस होती हैं, वर्ड इक्वेशन, एक वर्ड इक्वेशन और एक वर्ड इक्वेशन और एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ करके केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर अगर हम इसे शॉर्टर फॉर्म में लिखें और हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला यूज़ करें, तो इसको जब हम इसको शॉर्ट बना सकते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन को थोड़ा शॉर्ट बना लेंगे, और जब हम केमिकल फॉर्मूलाज यूज़ करके लिखते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो हम उस केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमने कहा समझा, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स साइड पे प्लस साइन इंडिकेट करता है कि जब ये दोनों रिएक्ट हुए, मींस जब इन दोनों का एडिशन या रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जो एरो है केमिकल रिएक्शन के बीच में, वो इंडिकेट करता है
रिएक्शन की डायरेक्शन। अब हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं जिससे हमारी केमिकल रिएक्शन कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे, थोड़ा हम सजा धजा देते हैं। जैसे हॉलीडे होमवर्क्स को कुछ बच्चे ज़्यादा सजा के ले आते हैं ना, तो वैसे हम केमिकल रिएक्शंस को भी सजाते हैं। जैसे अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तो हम उसको एस से डिनोट करते हैं। सिंबल एस रिप्रेजेंट करता है सॉलिड, एल रिप्रेजेंट करता है लिक्विड, जी रिप्रेजेंट करता है गैस, ए क्यू रिप्रेजेंट करता है एक्वेशियस। एक्वेशियस मतलब जो सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट होती है, ना ही वो एक्चुअली पूरा ना ही सॉलिड है ना ही वो पूरा लिक्विड है, वो उन दोनों के पार्शियली बीच में बिल्कुल लाई करता है एक्वेशियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इस वाली रिएक्शन में देखो कैल्शियम कार्बोनेट और वो कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन हुई जब, और कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन हुआ, जब वो टूटा, उसको हीट दी गई, वो क्या बना CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में था, और जब उसको हीट दी गई, वो कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में है वो उसमें डिकम्पोजिशन हो गया, उसमें बदल गया और CO2 गैसेस फॉर्म में रिलीज हुई। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। देखो, दो तरह की केमिकल रिएक्शन मतलब जब एनर्जी चेंज होती है, मतलब जब भी एनर्जी निकलती है तो दो फॉर्म्स में निकलती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, जैसे जब तुम आग जलाते हो तो तुम्हें हीट मिलती है। ठीक है, उसमें हीट और लाइट के फॉर्म में मिलती है। एक्सोथर्मिक में जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होता है तो उसमें हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट की फॉर्म में। जब हम बर्निंग वुड करते हैं, रेस्पिरेशन, अगर तुम सांस लोगे तो जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, जब एक्सहेल करते हो तो तुम्हें हीट महसूस होगी, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब्स एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हम रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे रिएक्शन हो। जैसे फोटोसिंथेसिस में जब सनलाइट प्रोवाइड की जाती है, जब सनलाइट पौधे के पास आती है, जब फोटोसिंथेसिस शुरू हो पाता है। तो अब इसको तुम कैसे याद करोगे? एक्सोथर्मिक में मीन्स एक्सो मीन्स एग्जिट, ऐसे याद करो। एक्सोथर्मिक में एक्सो मीन्स एग्जिट ऑफ एनर्जी, एग्जिट ऑफ हीट, एग्जिट ऑफ लाइट। ठीक है, एंडो में ओंडो, कंप्यूटर में पढ़ा है ना कि ओंडो वापस ले आना, तो मतलब ओंडो, एंडो को ओंडो याद रखो। एंडोथर्मिक में एंडो को ओंडो याद रखो। एंडो बोलना एंडो ही है, पर एक समझने के वे में उसे ओंडो याद रखो कि हमने इसमें हीट या एनर्जी और लाइट एब्जॉर्व की है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी रियल लाइफ केमिस्ट्री। तो डाइजेशन के दौरान फूड इज़ ब्रोकन डाउन, फूड को एसिड्स और एंजाइम्स ब्रेक करते हैं जो फर्दर और न्यूट्रिशंस में डिवाइड हो जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। मसल मूवमेंट, ATP एनर्जी रिलीज थ्रू केमिकल रिएक्शन। मसल्स की मूवमेंट ATP पे डिपेंड करती है। बायोलॉजी में अभी तुम चैप्टर 5 में पढ़ोगे ATP क्या होता है। ATP हर सेल की करेंसी होती है। जैसे तुम पैसे लेके दुकान पे जाते हो, जब सामान मिलता है ना, तो ऐसे ही जब भी एनर्जी को रिलीज़ करना होता है या कोई काम करना होता है तो ATP काम आती है। ब्रीथिंग, जब तुम इनहेल करते हो, O2 रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ और
एनर्जी प्रोवाइड करती है और CO2 एक्सहेल करते हो तुम सब, ठीक है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रियल लाइफ केमिस्ट्री, ये तुम्हें याद होने चाहिए, ये तुम्हें पता होने चाहिए, याद नहीं, तुम्हें पता होने चाहिए कि रियल लाइफ में वे हम कहाँ कहाँ केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन हमारे अराउंड हो रहे हैं। वाउंड हीलिंग, केमिकल रिएक्शन हेल्प इन सेल रीजनरेशन एंड क्लॉटिंग। केमिकल रिएक्शन सेल रीजनरेशन में, जब सेल रीजनरेशन होते हैं तब भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, जब क्लॉटिंग होते हैं तब भी बहुत सारी। हमारी बॉडी में हर एक सेकंड पे लाखों केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो, ये बहुत बच्चों का एक पर्सनल डाउट होता है, वो नहीं समझ पाते। मैं समझाता हूँ तुम्हें। फिजिकल चेंज में एक नए सब्सटेंस का फॉर्म होता है, पर केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। फिजिकल चेंज काफ़ी बार, मतलब ऑफन है कि वो रिवर्स हो जाएगी, पर ज़रूरी नहीं है। केमिकल चेंज बहुत ज़्यादा रेयर होती है कि हम उसे रिवर्स कर सकें। एनर्जी चेंज, फिजिकल चेंज में एनर्जी लिटल, मतलब कम या फिर काफ़ी टाइम नहीं होती है एनर्जी चेंज। मतलब किसी जैसे हमने अभी एक्सोथर्मिक पढ़ा ना, कि उसमें एक्सोथर्मिक में इसमें ऐसे समझो कि हाँ, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हीट लाइट एनर्जी निकलेगी, ऐसा रेयर चांसेस हैं, ठीक है। एनर्जी चेंज होगी हीट या लाइट में, क्या किसी और चीज़ में, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके। और केमिकल चेंज में कब ऑफन है, इसमें भी कम है, पर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है मेल्टिंग, बॉइलिंग। और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है रस्टिंग और बर्निंग, समझे। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, फिजिकल चेंज में होता है, केमिकल चेंज में नहीं होता है। फिजिकल चेंज काफ़ी बार कम ऑफन है कि फिजिकल चेंज रिवर्स हो जाए, केमिकल चेंज रेयर है। फिजिकल में लिटल और नॉन, मतलब बहुत कम है कि एनर्जी चेंज हो जाए, या ज़रूरी नहीं है कि उसमें एनर्जी चेंज हो, पर केमिकल चेंज में ये ऑफन है। एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंज के मेल्टिंग, बॉइलिंग, केमिकल चेंज के रस्टिंग एंड बर्निंग। अगली बात, केमिकल इक्वेशन पढ़ी ली हमने। केमिकल इक्वेशन बताती क्या है कि व्हाट सब्सटेंस, एक मिनट, कि what substance are involved, केमिकल रिएक्शन, एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्या प्रोडक्ट बने, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स आर पार्टिसिपेटेड, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर एलिमेंट के, क्या पर्टिकुलर एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे, एक मिनट, मैग्नीशियम बर्न्स इनटू फॉर्म इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन की नीड हमें ये तो एग्जाम्पल है। अब मैं एक और बात समझा रहा हूँ तुम्हें कि केमिकल इक्वेशन हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम ये लिख रहे हैं मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये थोड़ा लॉन्ग है। इससे छोटा हमने क्या किया, वर्ड इक्वेशन, जिसमें हमने देखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव राइज टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी का केमिकल इक्वेशन क्या पढ़ा हमने, Mg प्लस O2 गिव राइज टू फॉर्म MgO। नेक्स्ट है, ये वाला देख लेना तुम नीचे, ये जो इमेज है ये पहली वाली स्लाइड में भी थी, वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल। मैंने समझा दिया था तुम्हें, फिर से समझा दे रहा हूँ कि वर्ड इक्वेशन होती है
जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ना कि केमिकल फार्मूलेज का। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें हम केमिकल फार्मूलेज यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के। अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैंने बता ही दिया तुम्हें, वर्ड इक्वेशन जिसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जिसमें फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज पर उसमें बैलेंस इक्वेशन नहीं होती, इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों साइड पे इक्वल होते हैं। जैसे इस वाले में देखो, लास्ट वाले में ड्रॉ, एक मिनट, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, जैसे ये बैलेंस केमिकल वाले इक्वेशन के बिल्कुल ठीक नीचे एग्जाम्पल में देखो, Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। ये बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। और इसमें Zn मतलब जो राइट हैंड साइड पे है, जिंक का नंबर कितना है, एक। राइट हैंड साइड पे देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों पे जिंक के नंबर सेम है। H2 लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है तो राइट हैंड साइड पे भी 2 है। SO4 एक है इधर भी, और सल्फेट राइट हैंड साइड पे भी एक है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक है। तो इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हर एक एलिमेंट के एटम सेम नंबर इक्वल होते हैं दोनों साइड्स पे। अब हम केमिकल रिएक्शन क्या बोलते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि इस रूल को ओबे करने के लिए, इस रूल को मानने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है, एक मिनट, कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, जब एक केमिकल रिएक्शन जैसे Mg प्लस O2 गिव राइज टू फॉर्म MgO, तो इस केमिकल रिएक्शन में ये देखो, Mg का कितना एटम है? Mg के एक एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम है। पर अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो Mg एक है, Mg भी एक है और O भी एक है। अरे यार, सब हट गया है, एक मिनट मैं फिर से लिखता हूँ। हाँ, एक मिनट, ये देखो, Mg प्लस O2 गिव राइज टू फॉर्म MgO। इसमें Mg मैग्नीशियम का भी एक ही एटम है, और राइट हैंड साइड पे भी एक ही एटम है, पर लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के एटम 2 हैं और दूसरी साइड पे एक ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि एक साइड पे जैसे केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल जो एटम है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के हैं वो गायब हो जाएं या खो जाएं या कुछ भी हो जाए, उन्हें गायब हो जाएं सादा। ये क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में कोई नए एटम्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही कोई प्रोडक्ट जाता है इधर उधर या खो जाता है। इसमें सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। तो भाई कैसे खो गए? जब इधर उधर गए। जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, मैम ने बोला तुम सीट चेंज कर सकते हो, पर अगर उसमें से कोई बच्चा गायब है तो ये तो बेकार बात हो गई ना, क्योंकि मैम ने बोला था कि तुम सीट चेंज कर सकते हो, तुम रीअरेंजमेंट कर सकते हो, पर तुम्हें क्लास से बाहर नहीं जाना।
ठीक है। तो इसी रूल को ओबे करने के लिए हम जो बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड सॉरी नॉर बी क्रिएटेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो हम इसी को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इधर हम दो एमजीओ के पास दो लगा देते हैं। तो इससे क्या हुआ, एमजी भी दो हो गया और ओ तो दो हो गया ही। तो ओ और ओ बैलेंस हो गए, बैलेंस तो हुए ना, क्योंकि अब राइट हैंड साइड पे भी दो है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी दो एटम है ऑक्सीजन के। पर एक प्रॉब्लम हो गई, मैग्नीशियम भैया को दिक्कत हो गई। तो मैग्नीशियम भैया ने बोला भैया हमें भूल गए का। तो हमने बोला हम नहीं भूले हैं। तो इस साइड जिस साइड सॉरी राइट हैंड साइड हमारे पास दो एलिमेंट है, सॉरी दो एटम है किसके, मैग्नीशियम के। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी दो लगा दे तो इक्वल हो गया ना, क्या दिक्कत है फिर। बस इसे ही कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक टॉपिक को पढ़ने के दौरान हमने दो टॉपिक सीख लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमें कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और बैलेंसिंग भी सीख ली। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम थोड़ा डीप में जाते हैं हम। कंबशन ऑफ मीथेन एग्जाम्पल 1, एक मिनट मार्कर निकाल लूँ। देखो पहले तुम्हें एक केमिकल रिएक्शन लेनी है। बैलेंसिंग का पहला तरीका यही है कि तुम एक स्केलेटल इक्वेशन लो जो बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास इक्वेशन है CH4O2 गिव राइज टू फॉर्म CO2 + H2O। जब मीथेन की बर्निंग हुई, जब वो जला, जब उसने जलना स्टार्ट किया, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हुई। अब दूसरा, यार बार बार स्लाइड चेंज हो जा रही है बेकार में। दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप क्या था कि हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लेनी है जिसमें जो बैलेंस नहीं है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का नाम मतलब ही यही है जो बैलेंस नहीं है। दूसरा कि हर एक एलिमेंट के दोनों साइड कितने एटम हैं काउंट करो। जैसे इस तरफ राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे मीथेन एक कार्बन और चार हाइड्रोजन से मिलके बना है, तो CH4, और ऑक्सीजन 2 है। और इसके दूसरे साइड पे राइट हैंड साइड पे यार दिक्कत होती, राइट हैंड साइड पे ये देखो CO2, मतलब एक ही कार्बन है और दो एटम है, बिल्कुल ठीक है, चलो बढ़िया। और पर हाइड्रोजन ने बोला कि मुझे दिक्कत है, मैं बैलेंस्ड होंगी नहीं, मैं बैलेंस नहीं होंगी। एक मिनट में फिर से मार्क कर रहा हूँ। ये देखो CH4 मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये एक ग्रुप है, ये ध्यान रखना ये एक ग्रुप है। बच्चे क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के लिए लगा दिया अकेले, या हाइड्रोजन के ये जो 4 नंबर है ना उसे चेंज करने का सोचते हैं, ये जो बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। पहले एटम को गिनो, O2 के कितने हैं, O2 ऑक्सीजन के 2, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, H2O में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो मिलके राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 3। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 2। लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितना है, 1। राइट हैंड साइड पे कितना है, 1। बैलेंस्ड है। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे कितना हाइड्रोजन है, 4, पर उसके दूसरी साइड पे कितने हैं, कितने हैं भाई बताओ यार, 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनबैलेंस्ड है। तो इनको बैलेंस करने के लिए देखो भाई ये सारी किताबी भाषा लिखी हुई है मैंने, एक खाली पेज ढूंढता हूँ मैं, शुरू में मिलेगा, एक मिनट।
हाँ इधर देखो, ठीक है। हमारी केमिकल रिएक्शन है CH4, यार CH4 प्लस O2। अब इसको दूसरी जगह से लिख देता हूँ मैं, क्या था, CO2 प्लस, मैं फिर से लिख रहा हूँ यार, गलत बार लिखी जा रही, इसने बड़ी बड़ी राइटिंग में लिख रहा हूँ मैं। CH4, भाई राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैनेज कर लेना। O2 के साथ रिएक्ट हुआ, ये सब छोड़ो, हटाओ यार, ये लिखिएगा ही नहीं मेरे से। कार्बन के कितने एटम थे, एक, राइट हैंड साइड पे भी एक। हाइड्रोजन के कितने थे राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे 4, दूसरी साइड पे 2। ऑक्सीजन के कितने थे, ऑक्सीजन के थे 2, पर दूसरी साइड पे 3। तो अब हम इसे बैलेंस करने जाते हैं। चलो भाई, कौन सी स्लाइड थी, हमारी स्लाइड थी ये रही। इसने बोला पहले अब काउंट कर लिया हमने एटम, हमें ये भी पता चल गया कि कौन से में, मतलब कौन सा एटम कौन सा एलिमेंट इनबैलेंस है। तो बैलेंस, पहले हाइड्रोजन, जिसके पास 4 हाइड्रोजन एटम, जो मतलब जो 4 हाइड्रोजन एटम है इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड पे, उन्हें बैलेंस करो। जिसके सामने तुम H2O के सामने 2 पुट कर दो, लिख लो अपनी कॉपी पे, उसके सामने 2 पुट करो, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन कैसी बन गई, ये रही, CH4 प्लस O2 गिव राइज टू फॉर्म CO2 प्लस 2H2O। अब गिनो ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड पे 4 हैं, राइट हैंड साइड पे 4 हैं। तो अब हमारा अगला स्टेप है, ऑक्सीजन के आगे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लगा दो। तो हमारी फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, ये वाली। फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन के सामने देखो, CH4 प्लस 2O2 प्लस गिव राइज टू फॉर्म CO2 प्लस 2H2O। मीथेन जब बर्न हुआ ऑक्सीजन के साथ, उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया, जिसे हमने बैलेंस भी कर लिया। कैसे, अगर अब देखो, अब रीचेक करो, कार्बन के एटम 1 1, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम 4, राइट हैंड साइड पे भी 4, हाइड्रोजन के 4, दूसरे साइड पे भी 4। तो ये इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब यही, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ही यही है कि हमें हर जो भी एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट, चाहे वो ग्रुप में हो, पर हमें उसे ग्रुप के हिसाब से, उसके ग्रुप के हिसाब से नंबर लगाना है। मैं भी बता रहा हूँ, ये वाला पूरा ना पढ़ लेना, ये एग्जाम्पल, ये वाला तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बैलेंस करो। अब मैं पर्टिकुलर मिस्टेक्स बता रहा हूँ, तुम जो कॉमन मिस्टेक हर बच्चा करेगा, टॉपर बच्चा नहीं करेगा, जिसे पता है। जैसे ये है CaOH2 OH2 होल 2, इसमें क्या बच्चे करते हैं, इस वाले ये जो 2 लिखा है ना लास्ट में, 1 मिनट, ये भी हटाओ, मैं मार्क करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर 2 लिखा है ना, इसे चेंज कर देते हैं बच्चे, जो बिल्कुल गलत है। अब मैं तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ, जब तक तुम्हें सीख रहे हो, जब तक, पहले डब्बे बना दो हर किसी के ऊपर, 1 मिनट, हर एक एलिमेंट के ऊपर डब्बा बना दो। जैसे ये वाली करनी है, ये वाली कर दो। अब इस डब्बे से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हमें इस डब्बे के अंदर कुछ नहीं करना, इस डब्बे के अंदर तो हाथ भी नहीं लगाना है तुम्हें। इस डब्बे के बाहर जितने नंबर लिखने, 2 3 4 5 6 10, जो भी लिखना है इस डब्बे के बाहर लिखना है,
ये ज़्यादा आगे आ गया यार। हाँ, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। ये है तुम्हारे प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस कॉर्नर। इसे बैलेंस करने की कोशिश करो। पहली वाली क्या है, AL। दूसरी साइड पे कितने हैं, 2। इस साइड कितने हैं, AL इधर 1 है, राइट हैंड साइड पे 2 है। ऑक्सीजन और इधर 2 है तो उधर 3 है। तो इसको करता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। इसको करने के लिए हमें करना है, पहले हमेशा पहले मेटल को करो, ठीक है। पहले मेटल को करोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। पर एक्सपेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी कर सकते हो तुम। ये देखो, इसमें AL कितना है, 2। इधर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, पर इधर 2 है। तो इसके आगे अगर हम 2 लगा देंगे तो चल जाएगा। इसके आगे हमने 2 लगा दिया तो 2 AL हो गया, इधर 2 AL हो गया। अरे ये तो बैलेंस हो गया यार। अब ऑक्सीजन बचा, इधर 3 है, इधर 2 है। 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को 3 से कैसे करोगे, तो इधर वाला जो 3 है ना, मैं ये बता रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन ऑड नंबर में है ना इधर, तो ये वाला नंबर इधर लगा दो बस, ठीक है। ये वाला जो, अगर ऑक्सीजन का नंबर ऑड है तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है ना, उसके सामने 3 वही ऑड नंबर लगा दो। तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया ऑक्सीजन 6, इधर हो गया 3। अब तो गड़बड़ी की बात हो गई। तो इधर लिख दो 2AL 2O3। अब इधर कितना हो गया, 4 एल्यूमिनियम 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो अब AL वाला हटा दो, AL के सामने से 2 हटा दो और 4 लगा दो, तो ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई। दूसरी करते हैं, H2Cl। ये तो बहुत आसान है, HCl के आगे सीधा 2 लगा दो बस, इसके आगे नहीं, Cl के आगे नहीं, 2HCl बस। इससे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन हो गई, 2 क्लोरीन हो गए, तो बस। तो अब ये जो लास्ट के 3 बचे हैं ना, ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना, ज़रूर करना यार। जो प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ ना, वो तो ज़रूर करा करो। ये वाला तुमसे हो जाएगा, चौथा वाला, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्साइड, वो तो जाना चाहिए यार, आसान है। जैसे देखो, मैंने अभी क्या समझाया था इसमें, अगर किसी भी साइड पे मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड का बताया था ना कि ऑक्सीजन के पास अगर राइट हैंड साइड पे ऑड नंबर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है ना और राइट हैंड साइड पे कुछ और लिखा है उसके सामने, तो इधर है ना, तो इधर 3 लिख दो, क्योंकि इधर वाला नंबर डायरेक्ट इधर उठा के लिख दिया करो, बिना सोचे समझे। पहले ये कर दो, बाद में देखी जाएगी जो होगा। अब इससे क्या हुआ, इधर ऑक्सीजन 6 हो गई। तो अगर हम, अब देखो मेरे यार, अब अगर हम 2 लिख नहीं पा रहा यार, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो मैं, हाँ, 2KCl लिख देंगे हम इधर ClO3 के सामने। तो इससे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, 2 के पोटेशियम हो जाएंगे, 2 क्लोरीन हो जाएगी। और अगर हम राइट हैंड साइड पे 2 KCl लगा दे, KCl के सामने पोटेशियम क्लोराइड के सामने 2 लगा देंगे, तो पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड, बात ख़त्म, खेल फिटूस ख़त्म, बात हो गया बैलेंस। बैलेंसिंग से ज़्यादा बच्चे डरते हैं। अगर आप समझ के 10 इक्वेशन सही से 10 इक्वेशन बैलेंस कर लोगे ना अपने से, खुद से, तो पक्का तुम्हें केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी। समझ के प्रैक्टिस तो करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम आगे बढ़ोगे। केमिस्ट्री में प्रैक्टिस चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्रैक्टिस चाहिए, किसी में कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स तो भाई, अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे या बेस क्लियर नहीं हो तो तुम केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर टीचर ने बोर्ड्स में, अगर किसी ने हल्का सा भी थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन और तुम्हें समझ नहीं आएगा हल्का सा घुमाने से, क्योंकि बेसिक ही हमें काम आते हैं हमारे पेपर में। अगला है, अच्छा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
ठीक है। कॉम्बिनेशन, अरे यार पहले बदल जाता है ये तो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म है A + B = AB। इससे रुको मैं तुम्हें ना साफ पेज पे समझाता हूँ, सिर्फ इरेज करो भाई। जैसे तुम्हारा दोस्त है, दो बंदे हैं, एक है राजवीर एक है आरुष। ठीक है। राजवीर और आरुष ट्यूशन में बैठ के बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, BS से बिजनेस। ठीक है। बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं और उन दोनों ने मिलके, राजवीर और आरुष ने मिलके एक बिजनेस बनाया। क्या बनाया? बिजनेस। दोनों ने मिलके, और उन दोनों ने मिलके सिर्फ एक बिजनेस बनाया, मतलब पार्टनरशिप में। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उन दोनों ने मिलके एक बिजनेस बनाया। समझे? राजवीर आरुष, R + A = 1 बिजनेस। तो इसे ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। समझे? अगले पे बढ़ते हैं। अगला था डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, समझ जाओगे। पर इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ एग्जांपल देखो। क्विकलाइम, जब जो तुम चूना लाते हो, जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, जो पुट्टी नहीं, जो चूना दीवारों पे लगता है, जब पानी में मिलता है तो वो एक सब्सटेंस बनाता है एक्वेशियस फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तुम्हें मैंने ये बताया था ना कि इसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है, हीट प्रोड्यूस करता है ये। तो ये कौन सा, एक्सो होगा एंडो होगा? ऑब्वियस ये बात है एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सो से एग्जिट हीट रिलीज हो रही है, ना कि ऑब्जर्व हो रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक टिप देता हूँ मैं, मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऑलमोस्ट सारे एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि वो हीट रिलीज करते हैं, ना कि ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर, जब क्विकलाइम रिएक्ट करती है वाटर के साथ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विकलाइम कहते हैं। जब वो वाटर के साथ, जब पानी में उसे घोलोगे ना, तो ये स्लेक्ड लाइम बनती है, जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होती है। अब इससे तुम्हारे को एक क्वेश्चन आ सकता है, इधर मैं समझा देता हूँ। अरे यार बहुत दिक्कत है। मैं ऐसे बोल के समझा दे रहा हूँ। ठीक है। एक एक्स सब्सटेंस है, जो मैंने भी केमिकल इक्वेशन समझाई, उसे केमिकल रिएक्शन समझाई, उसे ध्यान में रख के आंसर बताना यार। अपनी कॉपी पेन पे लिख लो कि एक्स सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर, नहीं, एक्स सब्सटेंस रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कंपाउंड Y विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। तो तुम सबका आंसर होगा सर, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, और वो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। ठीक है। अब तुमने कभी कभार देखा है, जब ये जो ये कैल्शियम और स्लेक्ड लाइम लगती है तुम्हारी दीवारों पे, तो जब वो गीली होती है, जब शाइन नहीं मारती, पर कुछ देर बाद वो शाइन करने लगती है। क्यों शाइन करने लगती है? क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है ना, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। समझे तुम?
ये याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, जिसका फॉर्मूला है CaO Ca होल में OH ब्रैकेट के बाद 2, यही होता है ना, यही बोलते हैं ना। ठीक है, ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। इसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन स्टेट होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस इसमें नहीं होता। पर जब वो रिएक्ट करता है, जब आप अप्लाई कर दोगे इसे दीवार पे, कुछ देर बाद जब ये सूख जाएगा, एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब ये सूख जाएगा तो ये शाइन करेगा। और जब ये शाइन करेगा, इसका मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ है और कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, जो पूरी दीवार पे पेस्ट हो चुका है सही से। मतलब उसने अच्छी पकड़ बना ली दीवार पे, जिससे वो उसमें से जब हाइड्रोजन गैस निकल जाती है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, तो वो साइन मारता है और कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है, जब वो शाइन मारता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्ट होता है। ठीक है, एक और रिएक्शन है, जब एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताता हूँ मैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जब CO कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगली रियल लाइफ एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो सकता है वाइट वॉशिंग वॉल। ठीक है, क्विकलाइम, ये देख लो, पढ़ लो। क्विकलाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड इज मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म स्लेक्लाइम which sets by reacting with CO2 in the air to form CaCO3। इधर ये जो रिएक्शन है ये याद कर लेना, ठीक है, ये याद कर लेना। मैंने टिप तुम्हें बताई दी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं क्योंकि वो हीट रिलीज करते हैं, ना कि ऑब्जर्व करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब होता है, या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को जब हम बोलते हैं, जब एक सिंगल कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। इसकी जनरल फॉर्म होती है AB = A+B। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन मेरे को मार्क करने में भाई दिक्कत आ रही है। तुम समझ लेना, मैं जो समझा रहा हूँ ना वो सारा इंपॉर्टेंट है। PDF में मैंने छाट के लिखा है, ना कि कुछ ज़्यादा वादा नहीं लिखा। जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वही लिखा है। तुम जब इस लेक्चर के बाद जब PDF पढ़ लोगे ना तो तुम्हें पक्का समझ आ जाएगा, गारंटी बता रहा हूँ। और जो क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन लास्ट में भी कराऊंगा, वो कर लेना प्रैक्टिस के तौर पे। और जो PDF दूंगा मैं, उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एडवांस टेस्ट चाहिए तो मैं वो कल दूंगा, क्योंकि कल एक वीडियो आएगी जो भी तुम्हारी NCERT में जो भी एक्सरसाइजेज हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उनकी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, हर एक केमिकल रिएक्शन की विद केमिकल इक्वेशन और उसके नोट्स। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम समझे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। जैसे तुम टूट जाते हो जब तुम्हारा हार्ट ब्रेकअप होता है। चलो वो सब छोड़ो, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इन तीनों के नाम से पता चलता है कि ये तीनों किस टाइप के रिएक्शंस हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट यूज़ करके हम हीट को यूज़ करते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है लाइमस्टोन, जिसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोला जाता है। इसको डिकम्पोजिस शब्द जब लिखते हैं जब वो टूट जाएगा 2 में से, जैसे लाइमस्टोन डिकम्पोजिस टू क्विकलाइम एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के मदद से होती है, जिससे में हम एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एक
महत्वपूर्ण वो है एक्टिविटी है। वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हैं या मतलब किसी तरह से उसके वाटर से गुजारते हैं, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है, ठीक है। और अब हमें पढ़ना है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगला मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो होता है सनलाइट की वजह से। आपने देखा होगा या बहुत कम चांसेस हैं ऐसे देखने के, क्योंकि ये रियल लाइफ में मतलब हम ऐसे केमिस्ट्री लैब्स में तो लेके आए या हमारे पास नॉर्मली ऐसे केमिकल्स नहीं होते जिससे हम ये ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे केमिकल्स से एक्सपेरिमेंट कर सकें। जब ऐसे समझो फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन, इसका नाम ही बता रहा है कि फोटो लाइट चाहिए। लाइट कहाँ से आएगी? सोर्स ऑफ लाइट, मेन सोर्स ऑफ लाइट पूरे अर्थ का सन से आएगी जब लाइट। और अगर वो AgCl सिल्वर क्लोराइड पे पड़ेगी तो क्या बनेगा? वो डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में। किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन में। और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का यूज़ याद रखना, इट इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इसे ज़रूर सर्च करना और इसे गूगल करना या किसी भी सोर्स से जहाँ से भी आप सर्च करते हो या पढ़ते तो मतलब यूट्यूब पे सर्च करना फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कैसे यूज़ होती है। इसमें 2 केमिकल्स यूज़ होते हैं जो है AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन को एक एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ना थ्योरी जल्दी समझ आती है पर कुछ बच्चों को नहीं आती है। कुछ बच्चों को एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है। तो इधर हमने शिजुका और नोबिता का एग्जाम्पल लिया है। समझ आएगा तो ज़रूर बताना कमेंट्स में, ठीक है। इधर हमने देखा नोबिता और शिजुका साथ मिले और घूमने चले गए। इस टाइम शिजुका एक गोल्ड डिगर है, ध्यान रखना। शिजुका का मन किया कि मैं बाहर घूमने जाऊं, तो नोबिता के पास तो डोरेमोन है, वो तो कहीं भी कभी भी जा सकता है, पर कभी कभार नहीं जा पाता। और ज़्यादातर ये कमज़ोर है, पर ज़्यादातर शिजुका इसीलिए रहती है क्योंकि डोरेमोन की वजह से। और जब ये दोनों कंबाइन किए, इनकी कंबाइंड फ़ोटो देख सकते हो आप, तो इसे ही वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों साथ में ना, ये देखो दूसरी फ़ोटो में इधर जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, इधर देखो ये दोनों मस्त पार्क में खेल रहे थे। अचानक से सुनियो आया। सुनियो ने बोला, चलो शिजुका हम ना पहाड़ों पे चलते हैं और मस्त घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे। बस शिजुका तैयार हो गई। अब नोबिता को वो लेके नहीं जाता, क्योंकि जिसने डोरेमोन देखा उसे पता है, क्योंकि वो नोबिता को चिढ़ाने के लिए नहीं लेके जाता। पर कैसे ना कैसे नोबिता पहुंच जाता है। पर देखो इसमें सुनियो ने, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जो दो एक कंपाउंड, जैसे इधर नोबिता और शिजुका एक कंपाउंड के रूप में कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे ही ये सुनियो एक वो क्या बोलते हैं, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन किसी भी कंपाउंड का इन 3 कारणों की वजह से होता है। और इधर सुनियो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों में से एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई सा भी मान लो। इधर हमारे शिजुका नोबिता एक कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सुनियो ने बोला, अब शिजुका का मन किया
नोबिता के साथ बहुत घूम लिया मैंने यार, ये तो कोई नई जगह घुमाता नहीं है, चलो आज सुनियो के साथ पहाड़ पे चली जाती हूँ मैं। तो क्या हो गया, शिजुका ने नोबिता को लात मार के भगाया और चली गई सुनियो के साथ, और हमारा नोबिता भाई रोते रोते चला गया और वो बेवफा शिजुका चली गई बेचारा। हमेशा धोखा खाता है फिर भी मानता नहीं है ना। अब हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले ट्रिक याद रखो डिकम्पोजिशन की, वैसे तो उससे याद हो गई होगी तुम्हें कि उससे जो अभी एग्जांपल दिया, डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू ब्रेकिंग डाउन। हमने क्या पढ़ा था, एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में सिंपलर सब्सटेंस में बट जाता है, ब्रेक हो जाता है। डिकम्पोजिशन एक कंपाउंड को ऐसे समझो कि हमने एक लेगो मॉडल बनाया था और उसे हमने इंडिविजुअल ब्रिक्स में तोड़ दिया। ठीक है, क्या किया हमने, एक बड़ा सा लेगो मॉडल बनाया और हमने उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया मतलब। तो ऐसे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को याद रख सकते हो या शिजुका वाले एग्जाम्पल को याद रख सकते हो। अब हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जहाँ एक ताकतवर एलिमेंट एक कम ताकतवर वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। क्या, जहाँ मोर रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग मत लिखना, स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो, ज़्यादातर रिएक्टिव वर्ड लिखना, क्योंकि ऐसे वर्ड जो कुछ एनसीईआरटी में है ना वो एग्जामिनर को पसंद आता है, वो चाहता है कि तुम ऐसे कुछ शब्द लिखो। इसमें क्या, when a more reactive element displaces a less reactive from its compound, अगर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एक कम स्ट्रॉन्ग वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी जनरल फॉर्म होती है ए प्लस बी सी गिव राइज टू फॉर्म AC प्लस BC। जैसे A है हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसे देखो A है हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट और B हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो अब जैसी रिएक्शन हुई A ने उसे लात मार के भगा दिया और C के साथ रहने लगा और B अलग हो गया बेचारा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर को लात मार के भगा देता है। अब आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को लात मार के भगा देता है और खुद सल्फेट वाले कंपाउंड में खुद फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर को भगा देता है। तो ये वाला हमने समझ लिया। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला इन दोनों के समझेंगे। अब देखो भाई, शिजुका पहाड़ों पे से आ गई, हमारी कहानी फिर से बिगिन होती है। अब शिजुका चल रही थी, अब मैंने जो पार्ट बचा है वो बता रहा हूँ मैं। अब शिजुका पहाड़ों पे से आ गई, ठीक है। अब फिर से उसे मन किया कि मैं ना शिजुका बेकार सुनियो के साथ तो मज़ा आया, पर अब ना कहीं और जाने का मन कर रहा है, तो मैं नोबिता के साथ ही रह लेती हूँ। तो नोबिता और शिजुका फिर एक हो गए। अब स्कूल गई वो, अब इतने दिन गई थी, 4-5 दिन, 1 हफ़्ता गई थी वो, 1 हफ़्ता घूमने गई थी, तो अब स्कूल का काम छूट गया। अब नोबिता तो है ही वो ज़ीरो वाला, तो अब उसे डेकिसुगी से अट्रैक्शन होने लगा कि भाई डेकिसुगी तो मेरा होमवर्क झट से करा देगा या मेरे को बहुत हेल्प करेगा, तो मैं उसके साथ हो जाती हूँ। तो इधर डेकिसुगी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और ये नोबिता लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जैसी शिजुका ने बोला कि डेकिसुगी मेरा होमवर्क करा दो, तो डेकिसुगी ने तुरंत हाँ बोल दी। डेकिसुगी कम नहीं है, डेकिसुगी को समझना
कम मत समझना, ये शरीफ से शक्ल का दिखने वाला एक विचित्र ऐसा प्राणी है ना, क्या बताऊँ मैं। ये ना नोबिता को रास्ते से हटाना चाहता है बस, और कुछ नहीं। अब समझो, लेट्स ट्रैक से जो बाहर गए थे हम आ जाते हैं अंदर। डेकिसुगी ने बोला ठीक है, तो डेकिसुगी और शिजुका एक हो गए और फिर से बेचारा हमारा नोबिता रोने बैठ गया। अरे यार, अब डोरेमोन भी ना है नहीं, इसलिए नोबिता को बहुत रोना पड़ रहा है। तो अगला हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली जब होता है जब कोई दो कंपाउंड अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं दो नए कंपाउंड बनाने के लिए। इसकी जनरल फॉर्म होती है AB प्लस CD गिव राइज टू फॉर्म AD प्लस BC। ये CD वाला गलत हो गया, इसे सही कर लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और गैस का। प्रेसिपिटेट होगा या गैस फॉर्मेशन होगी। मोस्ट ऑफ द जितने भी आप तुम्हारे केमिस्ट्री में इस 10th के सिलेबस में जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएंगे उसमें तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ही मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे को प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड मिलता है। हम प्रेसिपिटेट को P या डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर एरो से हम गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, और डाउन एरो से प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होता है तो हमें वाइटिश प्रेसिपिटेट सोडियम क्लोराइड मिलता है, जिसे हमने डाउन एरो से रिप्रेजेंट किया है, और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। सो ये चीज़ तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों की सहमति से आयंस का एक्सचेंज होता है टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू गेट मोर स्टेबल। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, स्टेबिलिटी को जब वो एटम स्टेबल हो सकते हैं, जब भी वो आयंस को एक्सचेंज करते हैं, जब भी वो केमिकल रिएक्शन हो पाती है। इसीलिए मेटल में रिएक्शन नहीं हो सकती, नॉन मेटल में नहीं हो सकती। वो रेयर होगा, शायद होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ उस बारे में। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो है डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और मीचेन का। ये चारों एक साथ एक पार्क में बैठे हैं। कहानी सुनो पहले। नोबिता, शिजुका, मीचेन एंड डोरेमोन ये सारे पार्क में बैठे हैं। अचानक से उधर एक चोर आ गया और एक चूहा आ गया। नोबिता के पास, ध्यान से सुनना, नोबिता के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो चोर से लड़ सके, और डोरेमोन के पास भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी गैजेट से या अपने हाथों से चूहे से लड़ सके, क्योंकि वो चूहे से डरता है और नोबिता लड़ने से बिल्कुल डरता है। तो वो डोरेमोन के पास से गैजेट लेगा, मीन्स डोरेमोन सहमति देगा कि तुम मेरे पास से गैजेट ले लो, चूहे को मार दो, ठीक है। या वो चूहे को फेंक भी सकता है, क्योंकि नोबिता को डर नहीं लगता है। और नोबिता सहमति देगा कि तुम अपने गैजेट से उस चोर को भगा दो। तो जब इन दोनों की सहमति होगी तो आयंस का एक्सचेंज होगा, दोनों अपनी मदद करेंगे। तो नोबिता और मीचेन, जैसे मीचेन भी शायद डरती है, अगर डरती है चूहे से, तो उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई कि नोबिता ने मेरी जान बचाई, और शिजुका ने ये समझा कि डोरेमोन ने मेरी जान बचाई। तो इसमें भी एक एक्सचेंज ऑफ आयंस टाइप का ही हो रहा है। अगर एग्जाम्पल सही लगा तो कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं कोई और एग्जाम्पल ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तो अब अगला है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड, एक मिनट,
व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को ऐसे समझो, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो मैं किसी खाली पेज पे समझाता हूँ तुम्हें। ऑक्सीडेशन में O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन, O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन, R रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में O2 का एडिशन होगा, ठीक है। इसमें ओपोजिट O2 का रिडक्शन होगा। इसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, तो इसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, तो इसमें हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं, एडिशन होगा। तो ये दोनों ऑपोजिट है, बस तुम्हें ये समझना है। ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन ऐड होगी, रिडक्शन से उसका ऑपोजिट। रिडक्शन से हाइड्रोजन ऐड होगी, ऑक्सीडेशन में नहीं होगी, ऑक्सीडेशन में उल्टा हट जाएगी। तो अगला तुम समझे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, जब हाइड्रोजन का लॉस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भी लॉस होगा। रिडक्शन में भी गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये समझो, एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन ऐड होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और अगर लॉस होगी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन भी लॉस होगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब इसमें एक वर्ड मार्क कर रहा हूँ, वो तुम्हें जब भी रेडॉक्स रिएक्शन की स्पेलिंग डेफिनेशन बताओगे या लिखोगे, ज़रूर लिखनी है। इसमें मार्क कर देता हूँ मैं, साइमल्टेनियसली। Redox reaction are reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously. Redox reaction में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होती है। ऐसा नहीं कि पहले ऑक्सीडेशन हुई फिर रिडक्शन, एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ होगी उसमें, ठीक है। रिडक्शन समझ ली, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स तीनों समझ लिए हमने। अब एग्जाम्पल देखो, इसमें पहले वाले में मिनट में इसकी विड्थ कम कर लूँ। जब Zn कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड और कॉपर बनता है। इसमें क्या हुआ है, जिंक ऑक्साइड हुआ, कॉपर रेड्यूस हुआ, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन भी हुआ। जिंक के पास ऑक्सीजन आई और कॉपर के पास तो गई, तो कॉपर रेड्यूस हुआ और जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर रेड्यूस्ड हुआ, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली सारी में सबको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि अगर एक के पास से जा रही है, वो एक के पास से अगर ऑक्सीजन जा रही है और एक के पास ऐड हो रही है, तो एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, एक तरफ एडिशन हो रहा है, तो ये दोनों एक साथ ही होती हैं। जब फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है तो इसमें क्या होता है, H2 के पास क्या होता है, H2O बनता है, H2 और O2 को मिला के, तो H2 के पास ऑक्सीजन आ जाती है और O2 इसमें मिल जाता है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो एक सेपरेट कंपाउंड नहीं बना सकता। इसके लिए एक ट्रिक लाया हूँ मैं, ऑयल रिच ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। किसका गेन, हाइड्रोजन का गेन। ऑक्सीडेशन में किसका लॉस, हाइड्रोजन का लॉस। अगर हाइड्रोजन लॉस हुई तो क्या लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस, अगर हाइड्रोजन गेन हुई तो किसका गेन होगा, इलेक्ट्रॉन। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद रेड्यूस हो जाते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद रेड्यूस हो जाते हैं, और रेड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करते हैं और खुद
ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल देखो, H2O2, KMN, ये है पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड, पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड और वाटर। रिड्यूसिंग एजेंट है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बन। ये सारे ऐसे एजेंट हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरे वाले कंपाउंड को रिड्यूस कर देंगे। तो तुम्हें समझ आया अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में ये अंतर मैंने तुम्हें बता दिया है कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो लॉस ऑफ ऐसे याद रखो ना कि अगर हाइड्रोजन घटा इलेक्ट्रॉन घटा, हाइड्रोजन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा। ठीक है, अगला है डेंसिटी। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता था। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने में। तो मैं ये लिख देता हूँ Zn प्लस CuO, इससे समझाऊंगा मैं। ZnO प्लस Cu। पहली बात, तुम्हें कुछ भी हो, टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ या रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, इसमें पहले तुम्हें मार्क कर लेना है कहाँ सब्सटेंट रिड्यूस हुआ है, कहाँ सब्सटेंट ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ये Zn अकेला है, इसके पास राइट हैंड साइड पे जाके क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीजन बढ़ी। ऑक्सीजन किस में बढ़ी थी, ऑक्सीडेशन में, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, अब CO के पास, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी, कॉपर ऑक्साइड के पास क्या थी, ऑक्सीजन थी। अब वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गई। तो ऑक्सीजन किस में हटी थी, रिडक्शन में, तो ये रिडक्शन हो गई और रिड्यूस्ड हो गया ये। ठीक है, अब ये तो समझ ले कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा, ये कैसे पहचाने। अब ये सुनो, जौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट है, और जौन सा भी सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ट्रिक है, याद रखना मेरी लाइन, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूस्ड होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, पूरी हट गई इक्वेशन, फिर से लिखनी पड़ेगी। Zn प्लस CuO गिव राइज टू फॉर्म ZnO प्लस Cu। ये Cu है भाई, समझ लेना यार प्लीज़। ठीक है, इससे समझा रहा हूँ। इधर से गई क्या हुई, ऑक्सीडाइज हो गया, ये इधर से गया क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। अब समझना, ये ऑक्सीडाइजिंग Zn जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बना। अगर ये इधर जाके ZnO बना है तो इसके पास ऑक्सीजन कहाँ से आई, इधर से। कहाँ से आई, कॉपर से आई ना, कॉपर ऑक्साइड से ही आई। और अगर इसने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीनी है तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या पढ़ा था कि वो रिडक्शन करवाता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो Zn जिंक ने क्या धोखेबाजी की, कॉपर ऑक्साइड का दोस्त बनके उसे धोखा देके उसकी ऑक्सीजन ले ली और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अब एक मिनट, अब CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने क्या पढ़ा था, वो ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद रेड्यूस हो जाता है, खुद रेड्यूस हो जाता है। तो इधर क्या किया, अपना दोस्त समझ के Zn को ऑक्सीजन दे दी, Zn को इधर इस तरफ ये रही, Zn को ऑक्सीजन दे दी, खुद अकेला रह गया। तो यही जो मेरी लाइन याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस्ड होगा वो जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया।
ठीक है। सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रेंसिडिटी। तुमने कभी देखा, तुम अगर कोई खाना बाहर छोड़ जाओ जिसमें थोड़ा फैटी चीज़ें जो होती हैं, जो तेल से फैट होता है अगर उसमें, तो उसमें कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद अनप्लीजेंट, बेकार सी स्मेल और टेस्ट आ जाता है। कभी सोचा क्यों होता है? रेंसिडिटी के वजह से होता है। ये कुछ ही सामान के साथ होता है, विच ऑयल्स एंड और फैट्स। जिस खाने में ऑयल, जिस खाने में ऑयल और फैट होता है वो खराब हो जाता है। जैसे कुछ सब्जियां बाहर रख दोगे आप, खराब नहीं होंगी, ठीक है। ये क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि ऑयल और एंड फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे खाना खराब हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल है, अगर तुम कोई चिप्स के पैकेट को, कोई बिस्किट के पैकेट, कोई नमकीन के पैकेट को खुला छोड़ दोगे, मतलब काट के छोड़ दोगे, मतलब फाड़ के छोड़ दोगे, पैकेट खोल लो, ओपन कर दो, 10-15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, नॉर्मल 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद थोड़ी देर, जब 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद खाओगे ना, उसका टेस्ट गारंटीड बदलेगा, क्योंकि वो चीज़ जो उसके अंदर है उसमें ऑयल या फैट है जो ऑक्सीडाइज हो गया है, जिससे खराब अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगा है। स्मेल जल्दी नहीं आएगी ऐसे पैकेट वाले सामान में, पर टेस्ट खराब हो गया है। और आपने अभी देखा, जब हम घी या बटर को ज़्यादा समय तक खोल के रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो उसका टेस्ट सौर और बिटर, कड़वा सा होने लगता है, नमकीला सा होने लगता है, बेकार होने लगता है। और कभी कभार उसके साथ भी होता है, जैसे अगर हम कॉफ़ी के डब्बे को ज़्यादा दिन तक खुला छोड़ देंगे ना, तो ख़राब होने लगती है अपने आप ही, ऑक्सीडाइजिंग है, रेंसिडिटी की वजह से। रेंसिडिटी क्यों होती है? ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन या रेंसिडिटी क्यों होती है? एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, लाइट एंड मॉइस्चर। क्यों होती है? ऑक्सीजन से मेल हो जाता है, मिलन हो जाता है, लाइट में रख देते हो आप सामान, या मॉइस्चर में रख देते हो। जैसी ये 3 चीज़ें मिली, खाना खराब। अब इसका अगर बीमारी बताइए तो कुछ तो इलाज होगा ना, तो इसमें आप एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हो, जिसमें ऑक्सीजन ना जाए। एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे BHA, BH, BHT। ज़रूरी नहीं है जानने के लिए, पर ज़रूरी नहीं है याद रखने के लिए, पर आपकी जनरल नॉलेज के लिए अच्छी बात होती है ये जानना, कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हो ना तो अच्छा रहता है। यूज़ वैक्यूम और नाइट्रोजन पैकिंग। अब मैंने ये पढ़ा दिया ना रेंसिडिटी, अब तुम ये बताना कि चिप्स के पैकेट में कौन सी हवा भरी जाती है? तुम्हें काफ़ी लोगों को पता होगा, नाइट्रोजन। क्यों भरी जाती है? अब पता चला, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना हो पाए और चिप्स ज़्यादा दिन तक रखने पे या ज़्यादा देर तक रखने पे ख़राब ना हो जाएं। अब समझ गए ना क्यों? अब कोई पैकेट खुला मत छोड़ना, ना कोई घी बटर सब खुला मत छोड़ना, पैक करके रखना सही से, जिससे वो ऑक्सीजन के एक्सपोजर में ना आए। नेक्स्ट है कोरोजन। मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तुमने कभी कॉपर के बर्तन को देखा है? जब वो थोड़े दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है या उस पर पानी डलने लगता है, थोड़ा वो मॉइस्चर में आता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने लगता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग होने लगती है, ग्रीन ब्लू कोटिंग होने लगती है। और आपकी मम्मी अगर कहीं चांदी लाई होंगी, चांदी के पायले पहनते हैं, कोई आपकी बहन या कुछ भी कोई चीज़ चांदी की पहनता है आपके घर में, तो कुछ दिनों बाद आप देखना वो काली पड़ जाती है। क्यों काली पड़ जाती है? उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है। कोरोजन मतलब स्लोली कोरोजन आपके मेटल को धीरे धीरे ख़राब करता है। क्यों होता है? इसके रीज़न
ध्यान से पढ़ना, पेपर में ज़रूर आएगा इधर से एक क्वेश्चन। ऑक्सीजन, वाटर, रुको मैं जूम कर लूँ, ऐसे ठीक है। ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को इन दो, एक दो तीन चार चीज़ों में से कोई भी एक सब्सटेंस दे दिया, दो सब्सटेंस दे दिए, तो आपका मेटल क्या होने लगेगा? कोरोड होने लगेगा, कोरोडेड होने लगेगा। कोरोजन क्या होती है? कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल व्हेन दे रिएक्ट विद सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जब भी आप किसी मेटल को ऐसे ही खुली हवा में छोड़ दोगे, या वाटर के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता रहेगा वो, तो धीरे धीरे वो करोड होने लगता है, उसके ऊपर लेयर बनने लगती है। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे ये ले लो, आपके छत पे, आपके घर के आसपास कोई लोहे का सामान, आप थोड़े दिनों के लिए उसको पानी डालो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रखोगे, या उससे पहले ही वो रस्ट होने लगेगा, उसके पास रेडिश ब्राउन कोटिंग आने लगेगी। उसे क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की इधर एक इक्वेशन लिखी हुई है, Fe+O2+H2। इसमें क्या दिया हमने? ऑक्सीजन और वाटर दिया, जिससे बना क्या बना ये? फेरिक ऑक्साइड .XH2O। ये डिपेंड करता है कितना पानी, कितना ज़्यादा वो एक्सपोजर है। एक्स जो है ना इधर, वो उधर एक उसके हिसाब से नंबर आता है, कितना एसिड या कितने वाटर या कितने ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्लैक टार्निश ऑन सिल्वर यूटेंसिल्स इज द एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ कोरोजन या रस्टिंग। हमने कोरोजन समझ लिया, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लिए कि कोरोजन में रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट है, अगर बीमारी बताइए तो इलाज भी तो हम ही बताएंगे भाई। प्रिवेंशन मेथड्स क्या हो सकते हैं इसके लिए? हम कैसे बचा सकते हैं अपने मेटल्स को, सिल्वर को, किसी भी चीज़ को कोरोड होने से, उस पर रस्ट ना लगे? तो सबसे कॉमन मेथड होता है कौन सा होता है? पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग दी मेटल। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर आप इसे उसमें लिखोगे ना बोर्ड में, तो आपको ना इन 3 चीज़ों का ना 1 से 1.5 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ओल्ड पॉइंट है। इसमें एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो ना ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ के आया या ऊपर से पढ़ के आया। तो अगर आप इसके नीचे 3 जो लिखे हैं, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? कोटिंग विद जिंक। हम किसी भी मेटल पे जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर नीचे वाले जो मेटल को वो बचाता है। यूजिंग एलॉयज, स्टेनलेस स्टील जैसे एलॉयज जो होते हैं वो जल्दी कोरोड नहीं होते, वो ऐसे मेटल्स से बनते हैं, मेटल्स के 2 से 3 मेटल से मिलके बनते हैं, जिससे उनकी कोरोड उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत कम हो जाती हैं, उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये जो मैंने 3 तुम्हें बताया ना, ये वाले गैल्वेनाइजेशन, यूजिंग एलॉयज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अगर ये तुम लिखोगे एग्जामिनर पे तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो वो समझेगा, वो सोचेगा कि ये बच्चा कुछ ना कुछ तो पढ़ के आया है। तो अगला ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें तुम्हें ये देखना है, इसमें तुम्हें ये करना है, क्या बोलते हैं, इसमें तुम्हें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन कौन से टाइप की है। इसमें क्या हो रहा है भाई? H2O टूट रहा है, टूटता किसमें है? डिकम्पोजिशन में। ठीक है, DE लिख लो। ZnHCl, इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। देखो 1 मिनट, इसका DE आंसर। ठीक है, ZnHCl में, Zn और प्लस HCl में क्या हो रहा है? HCl में से H को लात मार के भगा दिया, तो ये कौन सा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल शब्द लिखना अच्छा लगता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी एक्सप्लेन करोगे, कैसे भी लिखोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना, पूरा लिखना, काम चोरी मत करना उस टाइम पे। ठीक है,
अब अगला है हमारा लेड नाइट्रेट प्लस कैल्शियम आयोडाइड। इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो किस में हो रहा था, किस में ना लात मार के नहीं भगाया था, सहमति से हो रहा था सब कुछ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, दो चीज़ें कंबाइंड हो रही है, तो ये कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव वाले को भगा दे रहा है, लात मार के भगा दे रहा है, तो ये कौन सा हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है रिएक्शन की स्पीड को, समझे। कैटलिस्ट एक ऐसी स्पीड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव वाला स्पीड कम करता है और पॉजिटिव वाला स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव कैटलिस्ट के इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है इन द डिकम्पोजिशन। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। कम पूछेगा ये, शायद पूछेगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए, यू शुड नो। इसका केस स्टडी में छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है या बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन दिया, इसमें हम कैसी चीज़ ऐसा पूछ लेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ लगाएं कि जिसमें हमें कौन सी चीज़ जो स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है रिएक्शन के। अगर हमें इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी है तो कैसे हम कर सकते हैं, तुम्हें बताना पड़ सकता है। एग्जाम्पल तुम्हें एक याद होना चाहिए, 1 या 2 याद होने चाहिए। नेगेटिव कैटलिस्ट तुम समझो, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड कम कर देता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड और सॉल्यूशन। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था, जब वाटर के अंदर से हम बिजली 440 वोल्ट का झटका देंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाएगा। इसका यूज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में होता है, जो आप चैप्टर 3 में और 2 में पढ़ रहे होंगे। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ये PDF में नीचे छोड़ूंगा, ये नीचे दूंगा मैं, ठीक है। ये सारे तुम्हें करने हैं। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट शुड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। ये सारे कुल 9 प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं अपनी क्लास के एंड पे, और हमारा वही पुरानी वाली स्लाइड नहीं है, ये नई स्लाइड है। तुम्हारा मैंने बोला था ना कि हर वीडियो के लास्ट में एक PPT होगी जो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए लगा रखी होगी। तो आज की कोट ऑफ द वीडियो है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ब्रो। यार वर्ड जब खुद कहता है आई एम पॉसिबल, तो यार 98 कुछ नहीं है। NCERT पढ़ो, 50 क्वेश्चन लगाओ उस चैप्टर के, कहाँ से बाहर से आ जाएगा। PYQ लगा लो, कहाँ से बाहर आएगा, कहाँ से बनाएंगे CBSE वाले टीचर। कोई मार्स वार्स से बुक लाएंगे, इतनी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी। एक्स्ट्रा बुक्स मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना। एक्स्ट्रा बुक्स में इतना एक्स्ट्रा है ना कि तुम्हें पता नहीं तुम क्या पढ़ते हो, तुम्हें खुद नहीं पता चलता। कुछ बच्चे लक्ष्मीर सिंह उठा लेंगे, कुछ बच्चे पता नहीं कौन सी RD शर्मा, RS अग्रवाल मैथ्स के लिए उठा लेंगे, लक्ष्मीर सिंह उठा लेंगे। क्या फ़ायदा पढ़ के। टीचर जो समझा रही है ना स्कूल में, उसे स्कूल में आके, ट्यूशन में जो टीचर समझा रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, उसे घर आके एक बार रिवाइज कर लो। ना बैठे दिमाग में तो बताना। उधर समझ नहीं आएगा, डाउट अगले दिन जाके पूछोगे। जब अगले दिन डाउट पूछोगे तुम, तुम्हारी
थिंकिंग बढ़ेगी कि ऐसा इसीलिए हुआ, या ऐसा पर्टिकुलर थिंग इसीलिए हुई, या ऐसा पर्टिकुलर डाउट मुझे पूछने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मेरे को कुछ समझ आया, मैंने कुछ पूछा और मुझे ये वाला टॉपिक भी आ गया है या आ चुका है। तो थैंक यू अगर तुम इस वीडियो के लास्ट तक आ चुके हो, वेरी मच थैंक यू। ये कोट पढ़ के जाना, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गेट अप एंड डू इट, फॉलो योर ड्रीम्स। अगर तुमने कोई गोल सेट किया है ना भाई, तो इस टाइम में तुम्हें अपने को रगड़ लो, जितना रगड़ सकते हो। किन्हीं बच्चों के जुलाई में या जून में पीरियोडिक टेस्ट होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF होगी 10 क्वेश्चन की, और इसमें 9 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन। और इस वीडियो में मैंने तुम्हें वो प्रैक्टिस कॉर्नर वाले क्वेश्चन दिए जो 5-10 हैं, तो कुल 30 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, ज़रूर करना। और डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल लिंक है इस चैनल की, अगर देख रहे हो तो भेजना ज़रूर, चेक करूँगा। अगले वीडियो में तुम्हें बताऊँगा कि क्या तुम्हारे डाउट्स थे या कहाँ तुमने गलती की, जो कॉमन मिस्टेक्स तुम करते हो। तो थैंक यू वेरी मच, तुमने इस वीडियो को पूरा देखा। अब अगली वीडियो परसों आएगी, कल आएगी, जो केमिकल रिएक्शन जो पूरे चैप्टर के हैं उसको हम 3D में वीडियोस के रूप में समझ रहे होंगे, और उसमें भी तुम्हें एक टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी जो केमिकल रिएक्शन से जुड़ी होगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।